जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद। मैं आपका टीचर मुस्तनसर हसन। आज स्टार्ट करते हैं जी जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था। तदरीस का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ET 115 बुक बी चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 ख़त्म किया था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने उसमें पढ़ा था फेज़ डिफरेंस क्या होता है, आउट ऑफ फेज़ क्या होते हैं, इन फेज़ क्या होते हैं। बाकी जो इस चैप्टर की कैलकुलेशंस थी, पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्शन, वो हमारे 40% जो नया कोर्स आया है ड्यू टू कोविड-19 उसमें से वो माइनस कर दी गई हैं। अब हमारे कोर्स का वो हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग उन कैलकुलेशंस को छोड़कर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास सिंगल फेज़ AC सर्किट्स। सिंगल फेज़ AC सर्किट्स ऐसे सर्किट्स जो सिंगल फेज़ AC सप्लाई पर काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल फेज़ AC सर्किट्स। AC क्या है? अल्टरनेटिंग सप्लाई। एक हमारे पास हमने पढ़ा था सप्लाईज दो टाइप्स की होती हैं, एक AC और एक DC। हम इस वक्त जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग AC सर्किट्स की। कौन सी सप्लाई पर चलेंगे? ये सिंगल फेज़ पर। हम जानते हैं सप्लाईज हमारे पास दो हैं, एक सिंगल फेज़ और एक 3 फेज़। आज हमने बात करनी है सिंगल फेज़ AC सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जो सिंगल फेज़ AC सप्लाई पर वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल फेज़ AC सर्किट्स। इसमें चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक्सप्लेन प्योर इंडक्टिव सर्किट। और तीसरा इसी का पार्ट है जी हमारे पास, ये एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये है जी आज का हमारा क्वेश्चन। AC सप्लाई के खालिस मुज़ाहमत वाले सर्किट, खालिस इंडक्टेंस वाले सर्किट और खालिस कैपेसिटेंस वाले सर्किट की वजाहत करें। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहले तो एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ किया गया है प्योर का, ये प्योर किसी हालत में भी नहीं हो सकते सिवाय एक अल्लाह की ज़ात के। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपनी खालिस हालत में मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक खालिस अल्लाह की ज़ात है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो प्योर हालत में है। बाकी हमारे पास कोई भी चीज़ प्योर में नहीं है। अगर मैं बात करूँगा, कोर्स पे भी मैं क्वेश्चन पे नहीं चल रहा, अभी इस वर्ड प्योर पे चलता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस तो इंसुलेटर के नज़दीक तरीन हो जाएगा। यूँ कह लें कि वो तो इंसुलेटर हो गया, तो उसमें से तो फिर करंट फ्लो होगा ही नहीं। ये प्योर का वर्ड एक आइडियलिस्टिक कंडीशन के तहत यूज़ किया गया है कि ये प्योर रेजिस्टेंस खालिसतन मुज़ाहमत के नज़दीक तरीन होगा, खालिसतन मुज़ाहमत नहीं होगी। प्योर इंडक्टर खालिसतन इंडक्टर नहीं हो सकता क्योंकि कॉइल है, तो कॉइल में से जाहिर सी बात है करंट गुजरने पे उसकी कुछ ना कुछ मुज़ाहमत भी होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे। रेजिस्टेंस में से करंट गुजरने पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लक्स तो पैदा होगा, हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे। तो सबसे पहले बताने की ये बात है कि यहाँ पर ये प्योर नहीं है, बिल्कुल खालिस नहीं है। इनमें दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव की, तो इसके अंदर इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और उसको नाम क्या देंगे हम लोग, प्योर रेजिस्टेंस का। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन मुज़ाहमत पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स। ऐसे AC सर्किट जो सिर्फ मुज़ाहमत पर मुश्तमिल हों रेजिस्टिव सर्किट कहलाते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस होती है,
इसलिए इन सर्किट्स में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होती। अगर बहुत मामूली मिकदार में हो भी तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हो सकती नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी मौजूद होगी, हम क्या करते हैं उसको नज़रअंदाज कर देंगे। खालिस मुज़ाहमत वाले एसी सर्किट में डीसी सर्किट्स के तमाम फार्मूलाज को अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ओहम्स लॉ को हम लोग इंडक्टिव सर्किट पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कैपेसिटिव सर्किट पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ओहम्स लॉ को हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन मुज़ाहमत पर मुश्तमिल होते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऐसे सर्किट्स होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाहमत पर मुश्तमिल हैं, ना इनके अंदर इंडक्टेंस होगी ना इनके अंदर कैपेसिटेंस होगी। अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी भी तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे और हम इस वक्त इसको कहेंगे कि ये खालिस मुज़ाहमत वाला सर्किट है, इसके अंदर ना इंडक्टेंस है और ना ही कैपेसिटेंस है। इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स पर हम लोग डीसी के तमाम फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओहम्स लॉ को हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर पर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी हम लोग इसकी खसूसियात पर कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट किन खसूसियात का हामिल होता है। मुज़ाहमती सर्किट की करंट और वोल्टेज हम जानते हैं कि रजिस्टर के अंदर इन फेज होते हैं, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के इन फेज हैं, साथ साथ चल रहे हैं। करंट भी उसी एंगल पर है, वोल्टेज भी उसी एंगल पर है, तो लिहाजा इनके अंदर एंगल कितना होगा 0 डिग्री का। एंगल क्या होगा इनके दरमियान में 0 डिग्री का। और अगर इसका हम लोग कॉस फाई लेते हैं यानी पावर फैक्टर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा यूनिटी। पावर फैक्टर क्या है? करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाला एंगल। एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले एंगल का अगर कोसाइन ले लिया जाए, कॉज ले लिया जाए, तो 0 का कॉज लेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 1। तो इसका सबसे पहली खसूसियात रेजिस्टिव सर्किट की करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे। दूसरी खसूसियात पावर फैक्टर इनका यूनिटी होता है, यानी कि 1 होगा जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पावर फैक्टर है। नंबर 3, यहाँ पर करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ताल्लुक होगा वो रास मुतनासिब होगा, यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये बात हम लोग ऑलरेडी ओहम लॉ में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने कहा कि एसी और डीसी दोनों के फार्मूले प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नंबर 4, मुज़ाहमती सर्किट की कुल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है? जी। नंबर 4, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम लोग किससे जाहिर करते हैं? जी से। इम्पीडेंस क्या होती है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी भी एसी सर्किट की कुल मुज़ाहमत को, टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट ही एक सिंगल है, यही हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके अलावा ना कोई इंडक्टर है ना कोई कैपेसिटर है। तो क्या हम ये कह लें कि जी बराबर आ जाएगा आर के, यानी सर्किट की जो कुल मुज़ाहमत होगी, इम्पीडेंस होगी, वो सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर होगी, क्योंकि एलिमेंट ही हमारे पास सिंगल है, कोई इसके अलावा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। उसके बाद है रेजिस्टिव वाले सर्किट के अंदर पावर सर्व होती है, यानी I²R लॉसेज होते हैं। मुज़ाहमती सर्किट में सर्व होने वाली पावर I²R के बराबर होगी, यानी यहाँ पर कॉपर लॉसेज की सूरत में I²R पावर ज़ाया होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट गुजरता है तो इसमें पावर लॉस होते हैं। इंडक्टर के अंदर पावर लॉस नहीं होंगे, कैपेसिटर के अंदर पावर लॉस नहीं होंगे। पावर लॉस सिर्फ किस में होते हैं? रेजिस्टेंस में। अगर इनकी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास ये बन गई है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज बन गए हैं। और अगर इनकी हम लोग साइन वेव वाली डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये सपोज करते हैं हमारे पास क्या आ गया है? वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के इन फेज हैं। इन फेज हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, क्या होता है कि अगर किसी भी दो एसी वैल्यूज़ का स्टार्टिंग पॉइंट या 0 पॉइंट इकट्ठा हो तो उसको हम लोग कहते हैं इन फेज, और अगर दो वैल्यूज़ मुख्तलिफ एंगल पर शुरू हो रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पर ये दोनों इन फेज हैं,
तो जैसे जैसे वोल्टेज चल रहे हैं वैसे वैसे ही साथ साथ करंट चल रहा है। जो हमारे पास कांस्टेंट लाइन है, परमानेंट लाइन है, ये वोल्टेज की आ गई। जो डॉटेड लाइन है वो किसकी आ गई है हमारे पास, करंट की। तो ये था हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन सिर्फ और सिर्फ मुज़ाहमत पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स। ना इनके अंदर इंडक्टेंस होती है और ना ही इनके अंदर कैपेसिटेंस होती है। अगर इंडक्टर या कैपेसिटर की कुछ वैल्यू हो भी तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। खसूसियात में चलते हैं तो पहली खसूसियत, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज़ हैं। पावर फैक्टर इनमें यूनिटी होता है। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के रास मुतनासिब हैं। सर्किट की कुल मुज़ाहमत यानी इम्पीडेंस जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के बराबर होगी। और पांचवा, इसमें पावर सर्फ होती है क्योंकि रेजिस्टेंस में I स्क्वायर R कॉपर लॉसेज होते हैं। दूसरा है जी हमारे पास, ये था हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम चलते हैं दूसरे सर्किट की तरफ। दूसरा है जी हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। दूसरा है हमारे पास, पहला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस पर या इंडक्टर या कॉइल पर मुश्तमिल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर इंडक्टेंस सर्किट। इन सर्किट के अंदर ना ही रेजिस्टेंस होती है और ना ही कैपेसिटेंस होती है। अगर कोई मामूली मिकदार में हो भी तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे एसी सर्किट्स जो खालिस इंडक्टर या कॉइल पर मुश्तमिल हो इंडक्टिव सर्किट कहलाते हैं। इंडक्टिव सर्किट्स में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है, अगर खालिस इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें हमारे पास करंट जो है वो 90 दर्जे आगे होगा और वो करंट जो है वो हमारे पास वोल्टेज से लैग करता है। वोल्टेज हमारे पास 90 दर्जे आगे होंगे, करंट हमारे पास 90 दर्जे पीछे होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज थे। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज हमारे पास आगे होंगे, करंट हमारे पास पीछे होगा। क्योंकि खालिस कॉइल है, प्योर इंडक्टिव है, इसलिए इनके दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आती है वो आती है 90 डिग्री की। 90 दर्जे वोल्टेज आगे हैं और करंट 90 दर्जे पीछे होता है। तो कॉइल में एक ये हमारे पास वजह क्या है इसके, सबसे पहले तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन इंडक्टेंस पर कॉइल पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ना ही इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है और ना ही इनके अंदर कैपेसिटेंस होती है। अगर रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू मौजूद भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज थे। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज आगे होंगे और करंट पीछे होगा। इनके दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आती है प्योर होने की सूरत में 90 डिग्री। 90 दर्जे वोल्टेज आगे हैं और करंट 90 दर्जे पीछे है। अब वोल्टेज आगे और करंट पीछे क्यों है? हालांकि आइडियलिस्टिक कंडीशन हमने वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रेशर रिक्वायर्ड विच फ्लो द चार्जेस। ये एक ऐसी कुव्वत है, ऐसी फोर्स है जो चार्जेस को चलने पर मजबूर करती है। मतलब करंट को आगे होना चाहिए, चार्जेस को, वोल्टेज को उसके पीछे होना चाहिए, लेकिन यहाँ उलट हो गया है। वोल्टेज 90 दर्जे आगे चले गए हैं, करंट 90 दर्जे पीछे है। वो वजह क्या है उसकी? कॉइल का फ्लक्स। हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल में से एसी करंट गुजरता है तो कॉइल में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। डीसी में कांस्टेंट होता है, एसी का फ्लक्स गर्दिश करता है, जिसकी वजह से कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है जो कि अप्लाइड वोल्टेज की मुखालफत करती है। वो जो ईएमएफ पैदा हुई क्योंकि उसने अप्लाइड वोल्टेज की मुखालफत की, लिहाजा वोल्टेज 90 दर्जे आगे आ गए, करंट 90 दर्जे पीछे चला गया। ये था जी हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर इसकी खसूसियात में चलते हैं तो इसकी खसूसियात देखते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। इसका पावर फैक्टर cos फाई हो जाएगा हमारे पास 0। पावर फैक्टर कम से कम, लो से लो होकर कहाँ पहुँच गया है? 0 पर,
क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल का अगर कॉज ले लेंगे तो वो क्या बनेगा? पावर फैक्टर। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर इस 90 का कॉज लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0 डिग्री। तो लिहाजा प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर कितना होगा? 0 डिग्री। दूसरा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर सर्फ होती है I²R की सूरत में, इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर सर्फ नहीं होती, यानी इसमें I²R पावर का ज़िया नहीं हो रहा। नंबर 3, सर्किट की कुल रेजिस्टेंस या कुल मुज़ाहमत जिसको हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं? इम्पीडेंस से, जी से, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर देखिए किसी कॉइल की जो मुज़ाहमत होती है उसको हम ज़ाहिर करते हैं XL से। इसको क्या कहते हैं? XL को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर की रिएक्टेंस जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कहते हैं, करंट के रास्ते में रुकावट पेश करती है जो वोल्टेज के रास मुतनासिब और करंट के बिलक्स मुतनासिब होती है। तो सर्किट की कुल मुज़ाहमत जो है वो किसके बराबर आ गई है? XL के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, कोई दूसरा कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ना ही यहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो यहाँ इसी की मुज़ाहमत सर्किट की कुल मुज़ाहमत होगी। तो इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर आ गए? इंडक्टिव रिएक्टेंस के। चौथा पॉइंट आ गया जी हमारे पास, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होती है वो फ्रीक्वेंसी के बराह रास्त मुतनासिब होती है। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी जैसे जैसे हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या यूँ कह लो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फ्लक्स की मुज़ाहमत बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे फ्लक्स की मुज़ाहमत कम हो जाएगी। नंबर 5 है जी हमारे पास, इसमें पावर सर्फ नहीं होती। ये बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कॉपर लॉसेज नहीं हो रहे। ये था जी हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट की ये आ गई हमारे पास एंगल की डायग्राम। अगर इसकी साइन वेव डायग्राम बनाते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें वोल्टेज क्या है? 90 दर्जे आगे हैं और करंट जो है वो 90 दर्जे पीछे है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करा देते हैं, वोल्टेज 90 दर्जे आगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो करंट 90 दर्जे पीछे। ये आ गया हमारे पास करंट और ये आ गया हमारे पास वोल्टेज। ये था जी प्योर इंडक्टिव सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। ये आ गई जी इनकी खसूसियात। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्वेश्चन नंबर 1 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था, 3 कंपोनेंट्स में मुश्तमिल था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जी हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स। खालिस कैपेसिटेंस वाले सर्किट से मुराद जिसकी ना तो कोई मुज़ाहमत हो और ना ही कोई इंडक्टेंस हो, खालिस कैपेसिटेंस वाले सर्किट कहलाते हैं। जब कैपेसिटर को AC सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर चार्ज होकर सप्लाई वोल्टेज की मुज़ाहमत के रास्ते में मुज़ाहमत पेश करता है। इस मुज़ाहमत को कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। प्योर कैपेसिटिव सर्किट ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल होते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाते हैं। ना तो इनकी रेजिस्टेंस होती है और ना ही इनकी कोई इंडक्टेंस होती है। अगर मामूली मिकदार में हो भी तो हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें जो हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल बन रहा है वो भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 दर्जे का। इसमें हमारे पास करंट 90 दर्जे आगे होगा, वोल्टेज 90 दर्जे पीछे होंगे। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज 90 दर्जे आगे थे, करंट 90 दर्जे पीछे था। यहाँ पर करंट 90 दर्जे आगे है, वोल्टेज 90 दर्जे पीछे होंगे। तो सबसे पहली खसूसियत में चलते हैं जी नंबर 1, करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल 90 डिग्री, cos फाई यानी cos ऑफ 90 0।
इसमें पावर फैक्टर कितना होगा हमारे पास 0। पावर फैक्टर क्या है? करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाला एंगल, करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले एंगल का कोसाइन। 90 का कॉस लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नंबर 2, इस सर्किट में भी पावर ज़ाया नहीं होती, यानी इसमें I2R लॉसेज नहीं होते, इसमें हमारे पास कोई पावर सर्फ नहीं होती। करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बिलक्स मुतनासिब होती है। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बिलक्स मुतनासिब। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। जबकि जो XL है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये किसी कॉइल की मुज़ाहमत है और ये किसी कैपेसिटर की मुज़ाहमत है। नंबर 4 आ गया जी हमारे पास। करंट मालूम करने का फार्मूला I बराबर है, वैसे अगर देखा जाए ओहम लॉ में I बराबर होता है V/R के, तो यहाँ पर I बराबर आ गया है V/, यहाँ R तो नहीं है, यहाँ मुज़ाहमत क्या है? XC है, तो ये आ जाएगा हमारे पास XC। I बराबर आ गया V/XC के। और यहाँ से अगर XC मालूम करना चाहते हैं तो XC बराबर आ गया हमारे पास 2πfC के। ये था जी हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जो खालिसतन कैपेसिटेंस पर मुश्तमिल होते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाते हैं। ये थे इनकी खसूसियात। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सप्लेन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।